अच्छा, तो न्यूक्लियर फिशन में जैसे मैंने समराइज़ किया कि न्यूक्लियर फिशन में क्या होता था, एक लार्ज न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता था दो स्मॉल न्यूक्लियस में, जैसे क्रिप्टॉन और बेरियन में। साथ तीन न्यूट्रॉन्स निकलते थे, उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती थी। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन का मतलब एक किस्म कह लो कि मिलना कोई चीज़ों का आपस में। तो इसमें ये होता है कि दो स्मॉल न्यूक्लियस या लाइट न्यूक्लियस ये कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और एक लार्ज न्यूक्लियस या हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है कि when two light nuclei combine to form a heavier nucleus, the process is called nuclear fusion. जब दो लाइट हल्के न्यूक्लियाई, हल्के मतलब कि स्मॉल न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, ये कम मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक हैवियर न्यूक्लियस मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर या मास नंबर ज़्यादा होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। दो हल्के न्यूक्लियाई मिलके एक लार्ज हैवी न्यूक्लियर बना देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। कहता है द मास ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियाई। तो कहता है कि फाइनल न्यूक्लियाई का जो मास होता है वो हमेशा ओरिजिनल न्यूक्लियाई से कम होता है, ठीक है। फाइनल का कम क्यों होता है? क्योंकि उसका मास जो होता है वो कुछ ना कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कहता आगे वही है, अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन। ये आइंस्टाइन की मशहूर मास एनर्जी रिलेशन है। इसके मुताबिक दिस लॉस ऑफ मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। वो कहता है कि ये जो लॉस हुआ है मास का, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इफ एन एटम ड्यूटेरियम इज फ्यूज्ड विद एटम ऑफ ट्रीटियम, then a helium nucleus or alpha particle is formed as given by। कहता है कि अगर हमारे पास एक ड्यूटेरियम एटम है, ये हाइड्रोजन का ना सेकंड आइसोटोप्स है। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप्स जो ड्यूटेरियम है वो फ्यूज होता है, मिलता है ये ट्रिटियम एटम के साथ। तो एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है या अल्फा पार्टिकल बनता है। हीलियम न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल हम कहते हैं। और इसका रिएक्शन देखें कि ये हमारे पास ड्यूटियम है H12 और ये ट्रीटियम है, ये मिलेंगे आपस में। ये एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसका 1 है, तो जब हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें 2 और 3, टोटल 5 होता है। और हीलियम के पे 4 आ गए, तो 1 जो होगा वो 1 न्यूट्रॉन में बच जाएगा, ठीक है। ये हीलियम एटम को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल भी एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। हीलियम का भी यही होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है कि जब हमारे पास एक हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिलते हैं, तो एक लार्ज न्यूक्लियाई हीलियम एटम बना लेते हैं, साथ न्यूट्रॉन निकलता है और उसके साथ एनर्जी निकलती है। जैसा कि ये आपको ये रिएक्शन दिखाया गया है कि एक एटम है ड्यूटेरियम और ये एटम है ट्रिटियम, ठीक है। ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ट्रिटियम के पास एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। इन्होंने आपस में मिलना है और ये फ्यूज हो गए। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आपस में मिल गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके पास अब दो प्रोटॉन हो गए और तीन न्यूट्रॉन हो गए। और फ्यूज होने के बाद ये इसमें से एक जो न्यूट्रॉन होगा वो वापस निकल आएगा, कुछ एनर्जी निकलेगी, और बाकी जो होंगे वो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आपस में ये रह जाएंगे और ये हीलियम एटम होता है, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन होता है। और ये कहाँ पे होता है? ये स्टार्स और सन में ज़्यादातर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कहता है एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड स्टार्स is supposed to be the result of fusion of hydrogen nuclei into helium nucleus with the release of energy। कहता है ये जो एनर्जी सूरज से निकल के हमारे तक आती है या स्टार से निकल के आती है, तो इसके ज़रिए जो एनर्जी होती है वो दो, उसमें क्या होता है कि उसमें दो जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं वो मिलते हैं और मिलकर वो क्या बना देते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कहता है द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज नियरली 20 मिलियन केल्विन विच मेक्स द फ्यूजन फेवरेबल। तो कहता है
कि जो सन का जो कोर जो सेंटर का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 20 मिलियन केल्विन होता है। 20 मिलियन केल्विन बहुत ज़्यादा है। तो इतने टेम्परेचर पे ये फ्यूजन फेवरेबल होता है, पॉसिबल होता है, ठीक है। इसीलिए ये रिएक्शन जो होते हैं वो सन वगैरह पे ज़्यादा पॉसिबल होते हैं, अर्थ पे नहीं होते। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के मुताबिक फोर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस along with 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। कहता है इस रिएक्शन के मुताबिक चार हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं और हीलियम न्यूक्लियाई बना देते हैं, जिसके साथ 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब चार कैसे हैं कि हाइड्रोजन आपको पता है कि इसके साथ भी टू होता है, ये एक आइसोटॉप्स के साथ भी अगर टू हो जाए, इसके साथ अगर टू हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे भी टू हो जाए, तो ये दो दो मिलके आपस में हीलियम एटम बनाती है और यहाँ पे भी फिर टू आ जाएगा इधर, सही है। तो उसके साथ फिर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी, वो रिलीज हो जाएगी। ठीक हो गया। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें आप। जी फैज़ान, फ़ाहद, बच्चे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ये जो है हमारा टॉपिक जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अदरवाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। तो इसको करना कैसे है, सबसे पहले तो आपने इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है, आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद फिर आपने ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन द मास ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस, ये लिखना है। उसके बाद ये रिएक्शन तो लाजमी लिखना है ना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन लिखना आपने। और उसके बाद फिर आपने अगर आपसे ये बनती है, ये जो फिगर है ये अगर आपसे बनती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर बना लिया तो बेहतरीन है, ठीक है। अगर आपने ये फिगर बना लिया तो ठीक है, नहीं बनती कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर आपने ये फाइनल में ये लास्ट पैराग्राफ लिख देना, तो यहाँ तक जो है वो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने डेफिनेशन लिखनी है और एक रिएक्शन लिख देना, ये वाला, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आया इतना ही लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो ये सारा लिखना है, ठीक है। ये मैं दोबारा बता दूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन का अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आया तो हमने ये पहले इसका डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन में पैराग्राफ लिखना है, फिर हमने ये रिएक्शन लिखना है। उसके बाद फिर हमने इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है, पिक्टोरियल फ्यूजन है, ये लिखना है। अगर अगर ये बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये लास्ट पैराग्राफ भी लाजमी लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूजन प्रोसेस हो गया। तो उसके बाद फिर लास्ट रह गया, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। रेडिएशंस, जो हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स, तो नुकसानात, रेडिएशन के नुकसानात क्या होते हैं और इनको मेजर कैसे करते हैं। ये जो जैसे कि जो हमने अभी तक जो प्रोसेस पर ये सारे के सारे प्रोसेस पढ़े कि अनस्टेबल या स्टेबल में से रेडिएशन निकलती है, अनस्टेबल में से खुद ब खुद निकलती हैं, स्टेबल में से हम आर्टिफिशियली रेडिएशंस को एमिट करवाती हैं। तो कुछ रेडिएशंस जो होती हैं वो नुकसानदेह भी होती हैं, और इनकी मेजरमेंट्स सेफ्टी कैसे करते हैं वो इस पैराग्राफ में बताया हुआ है। कहता है ऑल द रेडिएशन आर वेरी यूजफुल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, दे कैन आल्सो कॉज कंसिडरेबली डैमेज इफ नॉट यूज विद प्रिकॉशंस। तो कहता है कि अगरचे रेडिएशन जो होती हैं वो मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़फुल होती हैं, लेकिन अगर हम इनकी जो एहतियात ना करें तो काफ़ी नुकसानात हमें उठाना पड़ सकते हैं। कहते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर मटेरियल्स आर नाउ वाइडली यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ईटीसी। तो कहते हैं जो रेडिएशन आजकल के दौर में न्यूक्लियर मटेरियल्स में यूज़ हो रही हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हो रही हैं, और न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स में होती हैं, ज़्यादा समुंदर वगैरह में होती हैं, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में होती हैं। तो यहाँ पे रेडिएशन यूज़ होती हैं और ये काफ़ी ख़तरे की अलामत होती हैं। कहते हैं सम ऑफ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग
being due to large dose or prolonged small dose of radiation are। तो कहता है कि अगर ह्यूमन बीइंग के लिए ये बहुत नुकसानात होती हैं इसकी, जो अगर लार्ज डोज अगर आ जाए या लार्ज तादाद में अमाउंट अगर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर यानी कि उसको मिल जाए ह्यूमन बीइंग को, तो उसकी या कुछ की स्मॉल अमाउंट भी मिल जाए तो उसके लिए बड़े नुकसानात उसको लाहक हो सकते हैं। कहता है पहला पॉइंट है कि रेडिएशन बर्न्स मेनली ड्यू टू बीटा एंड गामा रेडिएशन विच मे काज रेडनेस एंड सोर्स ऑफ द स्किन। तो कहता है रेडिएशन जो होती हैं वो ज़्यादातर हमारे जो जो बीटा और गामा रेडिएशंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और ये हमारी स्किन को रेड वगैरह कर देती हैं। और उसके बाद कहती है स्टेरिलिटी या इनहेबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि तीसरा पॉइंट है जेनेटिक म्यूटेशन विन इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स, सम चिल्ड्रंस आर बोर्न विद सीरियस डिफॉर्मिटीज। तो कहता है ये अगर रेडिएशंस की डोज मिल जाए तो ये ह्यूमन और प्लांट्स में काफ़ी यानी कि नुकसानात का बायस बनती हैं। इसकी वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो यानी कि उनकी जो सेहत होती है वो अच्छी नहीं होती, वो सीरियस उनकी जो होती है वो डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। मतलब कि उनकी बाज़ का बच्चे जो होते हैं वो जो उनका ज़हनी जो पैदा होते हैं उनकी ज़हनी सलाहियत नहीं सही होती, कुछ का बाजू काम नहीं करता, कुछ की टांगें नहीं काम करती। तो इस तरह की जो डिफॉर्मिटीव्स बच्चे होते हैं ना इनकी पैदाइश होने लग जाती है। कहता है लुकोमिया कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स होती हैं ये, ठीक है। तो ये कैंसर के सेल वगैरह भी फैलने लग जाते हैं बच्चों में। कहता है ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द आई। तो जो हमारी आंखें हैं उनको उनमें जो देखने की सलाहियत है उसको कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। आगे कहता है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सीडेंट एट Chernobyl, Russia, the explosion of the nuclear reactor melted through a few meters thick concrete housing। तो कहता है ये जो एक ज़माने में ना रशिया में एक एक्सप्लोजन हुआ था न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। तो कहता है दिस caused a massive destruction of local community and also contaminated vegetation and livestock in the large surrounding area। तो कहता है कि ना सॉरी बच्चे, तो कहता है कि ना इसकी वजह से इनकी जो लोकल कम्युनिटी जो मकामी आबादी है ना उन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसानात उनको उठाने पड़े, उनके ज़राअत वगैरह पे और उनकी लाइफ स्टॉक पे काफ़ी लार्ज एरिया में उनको नुकसानात उठाना पड़े। कहता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर लॉस्ट एज द कंटेमिनेटेड वेजिटेबल एंड लाइफ स्टॉक हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड। कहता है काफ़ी ज़्यादा जो वेजिटेबल और उनके पास जो ज़रूरत अशिया की जो चीज़ें थी वो का तबाह हो गई और मिलियन ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हो गए। कहता बिकॉज वी कैन नॉट डिटेक्ट रेडिएशन डायरेक्टली वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस इवन व्हेन द रेडियो एक्टिव सोर्स आर वेरी वीक। तो कहता है कि जो हमें इसकी फिर भी एहतियात बरतनी चाहिए। अगर जो रेडिएशन जो सोर्स है बहुत वीक है फिर भी हमें इसकी एहतियात बरतनी चाहिए। कहता है कि द सोर्स शुड नॉट बी हैंडल विद टंग्स एंड फोर्सेप्स। तो कहता है कि हमें ज़ुबान से ये इसको हैंडल नहीं करना चाहिए, इसके साथ कहीं इसके मटेरियल के साथ कभी आपको ज़ुबान वगैरह नहीं लगानी चाहिए। कहता था यूज़र शुड यूज़ रबर gloves and hands and should be washed carefully after the experiment। कहता है एक्सपेरिमेंट के अगर आपने किसी जगह पे एक्सपेरिमेंट किया है तो एक्सपेरिमेंट के बाद अपने हाथों पर दस्ताने वगैरह चढ़ा लें, और दस्तानों के बाद अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद दस्ताने उतार के और अपने हैंड जो है वो अच्छे तरीके से वॉश कर लें। कहता है ऑल रेडियो एक्टिव सोर्सेज शुड बी स्टोर्ड इन द थिक लेड कंटेनर्स। कहता है जितने भी रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं उनको थिक लेड कंटेनर्स में रखा जाता है ताकि रेडिएशन निकलें तो वो लेड के सोर्स में ही जज़ब हो जाएं। कहता है नेवर पॉइंट अ रेडियो एक्टिव सोर्स टुवर्ड अ पर्सन। कहता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए अपना जो रेडियो एक्टिव सोर्स है किसी पर्सन की तरफ पॉइंट नहीं करना चाहिए। कहता है फ्रीक्वेंट विजिट टू द रेडिएशन सेंसिटिव एरिया शुड बी अवॉइडेड। कहता है कि बार बार किसी रेडियो एक्टिव जो सेंसिटिव एरिया होती है ना वहाँ पे विजिट नहीं करना चाहिए। और जो लोग जिनका काम न्यूक्लियर रिएक्टर्स
या न्यूक्लियर की जगह पे वो बस्ता होता है, वो वहाँ पे यानी कि मुलाजिम होते हैं, उनके भी बाज़ औक़ात अगर काम पे बुलाया जाता है, अगर महीना एक मतलब बुला लिया और 1 महीने की छुट्टी दे देती हैं, 3 महीना बुला लिया तो 3 महीने की छुट्टी दे देते हैं, 6 महीना बुला लिया अगले 6 महीने की छुट्टी दे देती हैं, ताकि उनके ऊपर रेडिएशन का सोर्स ख़त्म हो जाए, इसलिए वो एहतियात उनको करनी पड़ती है। ठीक है, तो बेटा किसी के बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ये मेरे ख्याल से जो स्मार्ट सिलेबस में है ना, आपके स्मार्ट सिलेबस में ये रेडिएशन, हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स आई थिंक इंक्लूड नहीं है। तो आपका जो टॉपिक है ना वो यहाँ तक ही है, न्यूक्लियर फ्यूजन तक ही है। न्यूक्लियर फ्यूजन आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, और इंशाल्लाह वल अज़ीज़ इसके हम अब कल इंशाल्लाह मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊँगा, और फिर इसके न्यूमेरिकल करके तो आपका इंशाल्लाह टेस्ट लिया जाएगा। सैटरडे को तो वैसे आपका टेस्ट होगा, तो इंशाल्लाह ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मे बी ये 18 से इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आपकी स्कूल ओपन हो गए हैं, तो कल ऐलान हो चुका है कि 18 तारीख से आपके स्कूल ओपन है। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म करके तो अब जैसे भी प्लान होता है, मे भी अगर स्टार्ट से चैप्टर के स्टार्ट से अगर करवाया, वो कहते हैं कि स्कूल वाले कहते हैं कि करवाना है बच्चों को, तो हम चैप्टर के स्टार्ट से करवा लेंगे। और अगर वो कहते हैं कि जहाँ से पहले ही छोड़ा था वहाँ से करवाना है, तो हम वहाँ से करवा लूँगा। ठीक है, बच्चों से भी पूछ लेंगे कि आपने कहाँ से चैप्टर से आपको कोई डिफ़िकल्टी है, तो वो हम फिर कवर कर लेंगे। जी बच्चे, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।